घटना चक्र एंशियंट हिस्ट्री के चैप्टर 2 का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति। उसमें एक लेक्चर हम लोग पढ़े हैं, उसमें हम उस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। आप अगर घटना चक्र को कंप्लीट पढ़ लेते हैं, उसके बाद एक हम लोग आपको घटना चक्र का एक और जीके भी हम लोग पढ़ रहे हैं, और उसके बाद एनसीईआरटी। अगर इतना पढ़ लिया जाए तो उसके बाद हम समझते हैं कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए, भारत के किसी भी एग्ज़ाम के लिए सिर्फ आपको करेंट अफेयर्स ही बच जाएगा जो पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो कोई भी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आपका आसानी से निकल जाएगा। तो हम लोग इस पहले पेज को हम लोग पढ़ लिए थे, इसके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर से शुरू अंत किए थे। मोहनजोदड़ो की प्रमुख विशेषता उसकी सड़कें थी। मोहनजोदड़ो के बारे में हम जानते हैं कि यह सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित एक महत्वपूर्ण स्थल है, और इसकी सबसे जो प्रमुख विशेषता है उसकी सड़कें। और जो मुख्य सड़क थी मोहनजोदड़ो की, जो मेन रोड थी, वह 9.15 मीटर चौड़ी थी। इसको हम लोग कल यहाँ तक देखे थे। मोहनजोदड़ो की मुख्य सड़कें 9.15 मीटर चौड़ी थी। यहाँ तक हम लोग पिछले लेक्चर में देखे थे, जिसे राजपथ कहा गया। राजपथ आज के समय में एक आधुनिक जो हमारा स्टेट हाईवे है उसे ही राजपथ कहा जाता है। और ये जो 9.15 मीटर चौड़ी का मतलब है कि 9.15 मीटर से आप मतलब ले सकते हैं, जैसे कपड़ा वगैरह मापने वाला जो एक मीटर होता है, उससे आप 9.15 मीटर चौड़ाई जो आप मापेंगे वही उसका चौड़ाई होगा। 9.15 फीट नहीं है, ये 9.15 मीटर है। मतलब काफ़ी चौड़ी सड़कें जो है होती थी। दूसरी चीज़ देखिए कि सड़कें सीधी दिशा में एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई नगर को अनेक वर्गाकार अथवा चतुर्भुजाकार खंडों में विभाजित करती थी। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये सड़कें सीधी दिशा में एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई और अनेक वर्गाकार तथा चतुर्भुजाकार खंड बन जाता था। वहाँ पर वर्गाकार और चतुर्भुजाकार खंड बन जाता था। जैसे मान लीजिए कि एक सड़क, अगर देखा जाए, स्क्रीन छोटा करके हम देखते हैं इसको, अगर देखा जाए तो मान लीजिए यहीं पर हम इसको देखते हैं कि ये एक सड़क ऐसे जा रही है। इसकी चौड़ाई कितनी है? 9.15 मीटर है। ये सीधी जा रही है। और कोई दूसरी सड़क आई इधर से, ये भी सीधी जा रही है। अब यहाँ पर बहुत सारा मोहनजोदड़ो की बस्तियाँ हैं। यहाँ पर भी बस्ती है, यहाँ पर भी बहुत सारा घर वगैरह बना हुआ है। ये घर वगैरह बना हुआ है, यहाँ बस्ती है। तो ये क्या होगा कि इससे एक आकार, ये वर्गाकार आकार बन जाएगा, और ये चतुर्भुजाकार आकार कहीं कहीं बन गया बस्तियों में। तो और ये जो बीच वाला जो पोर्शन होता था जहाँ पर सड़कों को एक दूसरे को समकोण पर काटने को ऑक्सफोर्ड सर्कस नाम दिया गया। अब ये दोनों सड़कें, जैसे एक सड़क इधर से इधर गया, ये वाला देख रहे हैं, कलर चेंज करके इसको देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक सड़क हमारा ये गया और दूसरी सड़क ये आ रही है, और ये दोनों सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर यहाँ देख रहे हैं, समकोण पर एक दूसरे को दोनों सड़क काट रही है। तो यहाँ पर कुछ वर्गाकार आकार बन गया, यहाँ वर्गाकार आकार बन गया, यहाँ चतुर्भुज का आकार बन गया। तो उसी बात को लिखा है कि समकोण पर काटती हुई जो नगर था मोहनजोदड़ो, उसको अनेक वर्गाकार अथवा चतुर्भुजाकार खंडों में विभाजित करती थी।
उसके बाद सड़कों के एक दूसरे को समकोण पर काटने को ऑक्सफोर्ड सर्कस नाम दिया गया। अब ये सड़क है, एक सड़क इधर से गई ये वाला, और एक सड़क जो इधर से आई ये एक दूसरे को जहाँ पर काट रही है, तो ये जो बना ना पोर्शन, इसी को ऑक्सफोर्ड सर्कस कहा जाता था। इस दोनों सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, और जिस स्थान पर काटती थी वहाँ पर जो एक आकार बन जाता था, इसी को ऑक्सफोर्ड सर्कस नाम दिया गया। तो इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी होता है। ऑक्सफोर्ड सर्कस से संबंधित आपसे प्रश्न पूछ सकता है। उसके बाद आगे देखिए, मोहनजोदड़ो के पश्चिमी भाग में स्थित दुर्ग टीले को स्तूप टीला भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर कुषाण शासकों ने एक स्तूप का निर्माण कराया था। मोहनजोदड़ो के पश्चिमी भाग में, मोहनजोदड़ो हम जानते हैं कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? वर्तमान जो पाकिस्तान है उस पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर मोहनजोदड़ो स्थित है। और जहाँ पर मोहनजोदड़ो स्थित है उसके पश्चिम भाग में, उसके वेस्ट वाला जो पार्ट है उसमें एक टीला है, और उस टीला को स्तूप टीला कहा जाता है। वो बड़ा सा एक टीला बना हुआ है मोहनजोदड़ो के पश्चिमी भाग में। तो स्तूप टीला उसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर कुषाण शासकों ने एक स्तूप का निर्माण करवाया था। जो कुषाण वंश के शासक थे उन्होंने मोहनजोदड़ो के पश्चिमी भाग में एक स्तूप का निर्माण करवाया था, इसी कारण उस टीले को स्तूप टीला कहा जाता है। अब प्रश्न उठता है कि कुषाण शासकों की अगर हम बात करें तो कुषाण शासक आपको लगभग हम समझते हैं कि जो अंतिम आपका ईसा पूर्व का समय है से लेकर के और ईस्वी के बीच में उनका शासन था। जैसे आप कनिष्क वगैरह का शासन काल आप देख सकते हैं, कनिष्क है, भीम कटफिसेस है, और उसके बाद कटफिसेस प्रथम है। तो ये सब कुषाण शासक थे। तो मोहनजोदड़ो जो है ये आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक स्थल है, और ये आपको समझिए कि कार्बन जो 14 विधि है उसके अनुसार आपको जो वैज्ञानिक तरीके से इसका जो समय काल निकाला गया है, कालक्रम जो निकाला गया, वह कालक्रम कब का है? आप देखे थे 2300 से 1700 ईसा पूर्व के आसपास का इसका टाइम है। और लगभग कनिष्क का समय काल देखिएगा तो एक ईस्वी के बाद ही है। 78 ईस्वी में तो इसके नाम से एक संवत स्टार्ट होता है जिसको हम शक संवत के नाम से जानते हैं। तो एक बात समझिए कि ये 2300 वर्ष बाद वहाँ पर एक स्तूप बनता है। स्तूप क्या होता है? जो हम समझते हैं कि जो बौद्ध धर्म से संबंधित जो महान भिक्षुक होते थे, सामान्य भिक्षुक की बात नहीं है, जो महान भिक्षुक होते थे या फिर बुद्ध होते थे, तो उनका जब मृत्यु होता था तो मृत्यु के बाद उनके जो अवशेष होते थे, जैसे उनके दांत है या उनके द्वारा उपयोग किया जाने वाला भिक्षा पात्र है या फिर वो जो पहनते थे, तो उनको क्या किया जाता था कि एक कलश में रख करके और वहाँ पर एक बड़ा सा टीला बना दिया जाता था। तो उसी को हम स्तूप कहते हैं। मतलब बौद्ध धर्म से संबंधित ये आपको स्तूप होता है। तो ये कुषाण वंश के शासकों ने स्तूप बनवा दिया था मोहनजोदड़ो के पश्चिमी भाग में, और इसी कारण मोहनजोदड़ो के पश्चिमी भाग में स्थित जो दुर्ग टीला है उसको स्तूप टीला कहा जाता है। तो इस स्तूप टीला के कॉन्सेप्ट को आप समझ गए होंगे। अब आगे देखते हैं इसमें। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्य अवशेषों में कांसे की बनी नृत्यरत नारी की मूर्ति, एक कांसा ब्रॉन्ज, कांसा जो है एक मिश्र धातु है जो टीन और तांबा दोनों को, टीन प्लस तांबा दोनों को गला करके और उसके बाद एक मिक्स
जो मेटल बनाया जाता है, मिश्र धातु जो बनाया जाता है, एलॉयड जिसको बोलते हैं, तो उसका नाम कांसा है। और ये चूँकि मिला के क्यों बनाया जाता है, क्योंकि टीन और तांबा से कांसा, जब दोनों को मिला करके हम एक मिश्र धातु बनाते हैं तो कांसा मजबूत हो जाता है। उससे अगर कोई औजार वगैरह या कोई वस्तु अगर बनाते हैं तो वो थोड़ा मजबूत होता है टीन के वस्तु से और तांबा के वस्तु से। तो ये विधि जो है, आपको कांसा बनाने की विधि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने प्रारंभ किया था। तो आपको ये देखिए, कांसे की बनी एक नृत्यरत नारी की मूर्ति मिल रही है, एक डांसिंग गर्ल हम इसको कह सकते हैं। तो ये मोहनजोदड़ो से डांसिंग गर्ल का हमें मूर्ति मिल रहा है। और ये जो डांसिंग गर्ल का मूर्ति मिल रहा है, नृत्यरत नारी, मतलब जैसे मान लीजिए कि कोई नारी है और उसका एक हाथ अगर देखिएगा तो यहाँ कमर पर है, और दूसरा हाथ अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर, आप इसको हाथ समझ लीजिए, एक इसका कमर पर है और एक इसके सिर पर है। मतलब एक डांसिंग के इस तरह के मुद्रा में आपको ये कांसे की बनी हुई मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। और क्या मिला है वहाँ से? पुजारी जोगी की मूर्ति, एक और मूर्ति मिली है जो योगी की मुद्रा में वो पालथी मारकर बैठा हुआ है, तो उसी को पुजारी की मूर्ति कहते हैं। वो जोगी की मुद्रा में ये मूर्ति है। उसके बाद और देखिए क्या मिला है, मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ शिव की मूर्ति मिली है। अब वहाँ पर मुद्रा, हालांकि वस्तु विनिमय प्रणाली थी, लोग अपने ज़रूरत की वस्तुओं को दूसरे के ज़रूरत की वस्तुओं को दे करके और अपने ज़रूरत की वस्तुओं को वो लेते थे। तो आज भी हम लोग देखते हैं कि किराना वगैरह के दुकान में अगर आपके पास मुद्रा नहीं है, आपके पास पैसे नहीं है, तो घर से अनाज वगैरह दे करके भी हम कोई सामान खरीद लेते हैं। तो इसे हम वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। तो ये आपको सिंधु घाटी सभ्यता के समय वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। लेकिन अगर देखा जाए तो मुद्रा भी आ गया था, और मुद्रा पर आपको अंकित था पशुपतिनाथ शिव की मूर्ति। और इसी पशुपतिनाथ शिव को कहीं कहीं प्रश्न में आद्य शिव भी कहा जाता है, आद्य शिव, या इसी को हम प्रोटो शिव भी कह सकते हैं। प्रोटो शिव मतलब आज का जो शिव है शंकर भगवान है, एक तरह से कह सकते हैं। तो उनका आदिकालीन जो रूप है उसी को हम पशुपतिनाथ शिव कहेंगे, या आद्य शिव कहेंगे, या उसे ही प्रोटो शिव कहेंगे। तो ये भी मूर्ति हमें मोहनजोदड़ो से मिल रही है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए और क्या मिल रहा है, कुंभकारों के 6 भट्ठे। जो कुंभकार या जिसे हम आज के समय में कुम्हार कहते हैं, तो उनके भट्ठे मिले हैं, और 6 भट्ठों के अवशेष मिले हैं आपको मोहनजोदड़ो से। और सूती कपड़ा का भी साक्ष्य मिला है। हम जानते हैं कि पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान प्रांत है, उस बलूचिस्तान प्रांत में एक मेहरगढ़ है। वहाँ पर आपको सबसे पहले खेती का साक्ष्य प्राचीनतम अनुसंधान, पुराने अनुसंधान के अनुसार हमें प्राप्त होता है 7000 ईसा पूर्व में। और उसी मेहरगढ़ में आपको कपास यानी कपास की खेती का भी प्रमाण हमें मिला है, और कपास से जो रेशा तैयार होता है उसी से सूती कपड़ा बनता है। तो ये सूती कपड़ा का साक्ष्य भी हमें मोहनजोदड़ो से मिल रहा है। अब याद रखिए कौन कौन सा चीज़ मिल रहा है, बड़ा इम्पोर्टेंट है। पश्चिमी भाग में स्तूप टीला, ये दुर्ग टीला को ही स्तूप टीला कहते हैं, क्योंकि आपको कुषाण वंश के शासकों ने वहाँ एक स्तूप बनवा दिया था। उसके बाद आपको कांसे की बनी नृत्यरत नारी की मूर्ति मिली है। और क्या मिला है, पुजारी की मूर्ति मिली है योगी की मुद्रा में। मुद्रा पर अंकित है पशुपतिनाथ शिव की मूर्ति। इसी पशुपतिनाथ शिव को आद्य शिव या प्रोटो शिव भी कहते हैं। उसके बाद कुंभकारों के 6 भट्ठे मिले हैं, सूती कपड़ा का साक्ष्य मिला है। और देखिए क्या मिला मोहनजोदड़ो से, हाथी का कपाल खंड, यानी हाथी का जो सिर वाला पार्ट है, कपार जिसको बोलते हैं, तो उसका एक टुकड़ा मिला है। उसके बाद और देखिए, गले हुए तांबे के ढेर मिले हैं। तांबा गला करके और
उनसे आपको सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपने आवश्यकता की वस्तुओं को बनाते थे। तो ये तांबे के गले हुए तांबे के ढेर मिले हैं। और क्या मिला है? सीपी की बनी हुई पटरी मिली है। सीपी की बनी हुई पटरी मतलब स्केल मिली है जो सीप का बना हुआ है। और देखिए क्या मिला है? अंतिम स्तर पर बिखरे हुए एवं कुएं से प्राप्त नरकंकाल मिले हैं। अब अगर देखिएगा तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो अंतिम चरण है, मतलब जब उसका पतन होने लगा, जब वो समाप्त होने लगा, तो अब देखेंगे कि बहुत सारे बिखरे हुए और कुआं से नरकंकाल प्राप्त हुआ है। मतलब कुआं से नरकंकाल प्राप्त हुआ है और जहाँ तहाँ बिखरा हुआ कंकाल भी आपको अंतिम स्तर पर प्राप्त हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए और क्या मिला है? घोड़े के दांत किस आपको प्राप्त हुए हैं मोहनजोदड़ो से। और क्या मिला है? गीली मिट्टी पर कपड़े के साक्ष्य मिले हैं। देखिए इतना सारा चीज़ कितना इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये महत्वपूर्ण चीज़ है। ये आपको पूछ देगा कि इसमें से कोई वस्तु दे देगा और पूछ देगा कि यह बताइए कि यह सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल से मिले हैं। सीपी की बनी हुई पटरी सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल से मिली है, और उसमें आपको ऑप्शन दे देगा मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा। ये 4 स्थल का नाम दे देगा। तो आपको याद रखना होगा कि ये सारा जो वस्तुएं हैं, जैसे स्तूप टीला, उसके बाद आपको कांसे की बनी नृत्यरत नारी की मूर्ति, पुजारी की मूर्ति जोगी मुद्रा में, मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ शिव की मूर्ति, आद्य शिव या प्रोटो शिव, कुंभकारों के 6 भट्ठे, सूती कपड़ा, हाथी का कपालखंड, गले हुए तांबे के ढेर, सीपी की बनी हुई पटरी, अंतिम स्तर पर बिखरे हुए एवं कुएं से प्राप्त नरकंकाल, उसके बाद घोड़े के दांत एवं गीली मिट्टी पर कपड़े के साक्ष्य। गीली मिट्टी और उस पर कपड़ा वगैरह का वो आपको एक तरह से कह सकते हैं कि कपड़ा उसको उस पर चिपकाया गया हो गीली मिट्टी पर, तो उसके बाद उसका छाप बन जाता है। तो गीली मिट्टी पर कपड़े के साक्ष्य मिले। तो इतना सारा आपको साक्ष्य जो है वस्तुओं के मिलने का हमें प्राप्त होता है मोहनजोदड़ो से। तो इसको आप ध्यान से इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे। आगे देखिए इसमें मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित चनहुद्रो की खोज सर्वप्रथम वर्ष 1931 में एनजी मजुमदार ने की थी। अब एनजी मजुमदार जो है आप बहुत बड़े इतिहासकार हैं एनजी मजुमदार साहब, और इनको क्या मिला है, ये 1931 में ये चनहुद्रो की खोज किए थे। 1931 में चनहुद्रो की खोज किए थे। और ये चनहुद्रो है कहाँ? तो मोहनजोदड़ो जो पाकिस्तान में स्थित है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लड़काना जिला में, वहाँ से 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में है। जैसे मान लीजिए कि अगर यहाँ पर अगर मोहनजोदड़ो है पाकिस्तान में, तो दक्षिण इधर हो गया और दक्षिण पूर्व का मतलब इधर। यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ पर चनहुद्रो मिला 130 किलोमीटर के दूरी पर। तो ये ध्यान देना। उसके बाद वर्ष 1935 से 36 में इसका उत्खनन मैके ने किया। मैके महोदय जिनके बारे में हम पढ़े हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का समय काल, ये मैके साहब क्या बताए थे? 2800 से 2500 ईसा पूर्व बताए थे। बीसी के बीच जो है सिंधु घाटी सभ्यता आपको फलित हो रही थी, मतलब उनका विकसित अवस्था में था सिंधु घाटी सभ्यता 300 वर्षों तक। ये बात मैके साहब ने ही कहा है। और ये जो 1931 में एनजी मजुमदार साहब जिस चनहुद्रो की खोज करते हैं, तो इसका उत्खनन मैके साहब करते हैं 1935-36 में। यहाँ क्या मिला है? यहाँ सैंधव संस्कृति के अतिरिक्त प्राक हड़प्पा संस्कृति का मतलब हो गया कि हड़प्पा से पहले की कुछ संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं चनहुद्रो से। यानी कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के पहले भी कोई संस्कृति विद्यमान थी भारत में, और इस संस्कृति को
झूकर और झांगर संस्कृति कहते हैं। यानी हम ये भी स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते हैं कि भारत की प्राचीनतम सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता थी, क्योंकि प्राक हड़प्पा सभ्यता यानी हड़प्पा से पहले की सभ्यता, जिसे झूकर और झांगर संस्कृति कहते हैं, इसके अवशेष हमें चंद्रद्रोह से मिल रहे हैं। ये 1935 से 36 में जब मैके साहब के द्वारा इसका उत्खनन किया जाता है तो इस कॉन्सेप्ट को समझना होगा हमें। संभवतः यह एक औद्योगिक केंद्र था जहां मणिकारी, मुहर बनाने, भार माप के बटखरे बनाने का काम होता था। अब ये चन्हुद्रों के बारे में इतिहासकारों ने अनुमान लगाया है कि शायद यह इंडस्ट्रियल सेंटर था। उस समय का सिंधु घाटी सभ्यता के समय का एक तरह से ये जो चन्हुद्रों है यह क्या था, औद्योगिक केंद्र था। मतलब वहाँ उद्योग वगैरह लगाए थे लोगों ने। कैसे अनुमान लगाया है उन लोगों ने, क्योंकि यहाँ पर मणिकारी का साक्ष्य मिला। मणिकारी का मतलब होता है कि आपको माला बनाने जो हार वगैरह हम लोग पहनते हैं तो मनका वगैरह होता है, उसको गूंथ करके और गले में पहनने के लिए जो हम लोग हार पहनते हैं, तो उसी को बनाने की जो कला है उसी को मणिकारी कहा जाता है। तो मणिकारी का साक्ष्य चन्हुद्रों से मिल रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ इंडस्ट्रियल सेंटर था, औद्योगिक केंद्र था, और मुहर बनाने का भी साक्ष्य मिला है वहाँ से। और देखिए, भार माप के बटखरे बनाने का काम होता था। यानी आपको माप तौल जो अनाज वगैरह का होता था तो उसके लिए बटखरा वगैरह जो बनाया जाता था भार और माप के लिए, तो इसके साक्ष्य भी हमें चन्हुद्रों से प्राप्त हो रहा है। तो इससे कन्फर्म है कि चन्हुद्रों, अब पूछ देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल औद्योगिक केंद्र के रूप में प्रसिद्ध था। तो उसमें आपको मोहनजोदड़ो, उसके बाद कालीबंगा, बनावली और एक दे देगा चन्हुद्रों। तो चन्हुद्रों आपको याद रखना होगा, क्योंकि वहाँ मणिकारी, मुहर बनाने और भार माप के बटखरे बनाने का काम होता था। तो निश्चित रूप से चन्हुद्रों एक औद्योगिक केंद्र रहा होगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, मैके को यहाँ से मनका बनाने का कारखाना, बीट फैक्ट्री, मनका मतलब हार बनाने का कारखाना, तथा भट्ठी प्राप्त हुई है। भट्ठी यानी धातु वगैरह को गलाने के लिए जो भट्ठी बनाया जाता था, उसका साक्ष्य भी चन्हुद्रों से मैके साहब को प्राप्त हुआ है, जब 1935 से 36 ईस्वी में मैके महोदय ने चन्हुद्रों का उत्खनन कराया है। यहाँ से और क्या मिला है देखिए आप, यहाँ से प्राप्त अवशेषों में प्रमुख है अलंकृत हाथी। जो अवशेष मिले हैं, फोसिल जो मिले हैं, वह अलंकृत हाथी का मिला है। अलंकृत हाथी का मतलब है कि एक हम कह सकते हैं कि ऐसा हाथी जिसको पूरा सुसज्जित कर दिया गया हो, तो उस तरह के हाथी का साक्ष्य चन्हुद्रों से प्राप्त हो रहा है। और देखिए, खिलौना का साक्ष्य मिला है वहाँ से। टॉयज वगैरह भी बनाए जाते थे बच्चों को खेलने के लिए, तो इसका साक्ष्य भी चन्हुद्रों से मिल रहा है। निश्चित रूप से औद्योगिक केंद्र था यह। उसके बाद देखिए, कुत्ते के बिल्ली का पीछा करते हुए पदचिन्ह। अब ऐसे आपको मिट्टी का आपको एक साक्ष्य मिला है, एक अवशेष मिला है, जिसमें कुत्ते और बिल्ली के पैरों के निशान मिले हैं, और उसमें दिख रहा है कि बिल्ली का कुत्ता पीछा कर रहा है। तो कुत्ते के बिल्ली का पीछा करते हुए पद चिन्ह, पैरों के निशान का साक्ष्य चन्हुद्रों से मिला है। और क्या मिला है? सौंदर्य प्रसाधनों में प्रयुक्त लिपस्टिक आदि का साक्ष्य भी मिला है। देखिए, लिपस्टिक, इसका साक्ष्य भी चन्हुद्रों से प्राप्त हो रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में भी आपको श्रृंगार वगैरह करने लगी थी महिलाएं। क्योंकि आज भी ये लिपस्टिक आप कह सकते हैं ये संस्कृति है भारत की, और भारत की नहीं, आज के समय में हम कह सकते हैं कि ये पूरे दुनिया की संस्कृति है। और ये लिपस्टिक का एविडेंस हमें चन्हुद्रों से मिल रहा है।
चनहुद्रो एकमात्र पूरा स्थल है जहाँ से वक्राकार ईंटें मिली है। अब हम लोग सामान्यतः देखते हैं कि ईंट जो होता है हमारा वह घनाकार होता है। ईंट जो होता है वो कैसा होता है? ईंट हमारा घनाकार होता है, इस तरह का होता है ईंट। जनरली ईंट इस तरह का होता है घनाकार, लेकिन ये आपको तिरछा टेढ़ा मेढ़ा ईंट जो है से आपको मिला है, यानी वक्राकार ईंटों के साथ से, यानी कर्व्ड ब्रिक कह सकते हैं इसको। वक्राकार ईंटों के साथ भी हमें चनहुद्रों से प्राप्त हो रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ किसी दुर्ग का अवशेष नहीं मिला है। ये मोहनजोदड़ो की तरह जो दुर्ग टीला था, जिसको हम स्तूप टीला कह रहे थे, और हड़प्पा में भी हमें दुर्ग मिला है। ये दुर्ग मतलब किला मिला है। चारों तरफ से अगर उस समय किसी नगर को घेर दिया जाता था दीवार से, तो उसी को दुर्ग कहा जाता था। तो ये चनहुद्रों को चारों तरफ से बाउंड्री से नहीं घेरा गया था, यानी किसी दुर्ग का अवशेष नहीं मिला है चनहुद्रों में। तो इतनी सारी चीज़ें हमें चनहुद्रों से प्राप्त हुई है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम अब हम लोग चलते हैं पाकिस्तान से भारत के तरफ। पाकिस्तान में हमने हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहुद्रो, इन सब स्थलों पर मिलने वाले जो साक्ष्य है उसके बारे में पढ़ा। अब हम भारत के तरफ चलते हैं, जो आज का वर्तमान भारत है। गुजरात में अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित लोथल की खोज सर्वप्रथम डॉक्टर S.R. राव ने की थी। ये ध्यान रखिएगा, ये लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एक ऐसा स्थल है जो गुजरात के अहमदाबाद जिला में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। लोथल जो है आपको गुजरात में अहमदाबाद जो डिस्ट्रिक्ट है, वही भोगवा नदी के किनारे पर लोथल स्थित है। और इसकी खोज सबसे पहले डॉक्टर S.R. राव ने की थी। सागर तट पर स्थित यह स्थल पश्चिमी एशिया से व्यापार के लिए एक प्रमुख बंदरगाह था। क्योंकि अरब सागर के किनारे स्थित है, ये सागर तट पर स्थित है यह लोथल, और इसी के कारण जो पश्चिम एशिया है, जो वेस्टर्न एशिया है, वहाँ से व्यापार का एक बहुत बड़ा ये बंदरगाह था। बंदरगाह, डॉकयार्ड इसको बोलेंगे, बंदरगाह बोलेंगे, और बंदर भी लोग बोलते हैं इसको, तो पोर्ट भी बोल सकते हैं। तो ये बंदरगाह था लोथल, चूँकि ये सागर तट पर स्थित था। और चूँकि भारत के पश्चिम वाले भाग में था, इसलिए पश्चिम एशिया जो था वहाँ से व्यापार का एक प्रमुख बंदरगाह बन गया था। ये नगर योजना तथा अन्य भौतिक वस्तुओं के आधार पर लोथल एक लघु हड़प्पा एवं लघु मोहनजोदड़ो नगर प्रतीत होता है। अब अगर हम देखें तो सबसे पहले हड़प्पा की खुदाई हुई 1921 ईस्वी में राय बहादुर प्रोफेसर दयाराम साहनी ने आपको जॉन मार्शल के निर्देशन में किया था। उसके बाद 1922 ईस्वी में आप देखेंगे कि R.D. बनर्जी, डॉक्टर राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खुदाई की, और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में जो वस्तुएं मिली है वे सभी वस्तुएं लगभग आपको भौतिक वस्तुएं मतलब हम कह सकते हैं कि मानव अपने ऐशो आराम के लिए जिन वस्तुओं का उपयोग करते थे उन वस्तुओं को हम भौतिक वस्तु कहते हैं। तो भौतिक वस्तु जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में था वो लगभग लोथल में भी मिला है। नगर योजना तथा अन्य भौतिक वस्तुओं के आधार पर नगर योजना भी लोथल का हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से मिलता जुलता था, और भौतिक वस्तु भी मिलता जुलता था। तो इसी के कारण इसको लघु हड़प्पा मतलब छोटा हड़प्पा और छोटा मोहनजोदड़ो नगर प्रतीत होता है। इस तरह का बात इतिहासकारों ने कहा है लोथल के बारे में। और यहाँ से क्या मिला, क्या है देखिए, यहाँ से फारस की मुद्रा, फारस यानी ईरान की
आपको मुद्रा, उसके द्वारा उपयोग किया जाने वाले जो सिक्के थे वो मिले हैं, फारस की मुद्रा। उसके बाद सील, मुहरें मिली है। और क्या मिली है? पक्के रंग आपको एक कच्चा रंग होता है और एक जो है वो आग में पका करके जो रंग बनाया जाता है वो मजबूत रंग होता है। तो ये फारस की मुद्रा यानी फारस का मुहर और फारस का पक्का रंग में रंगे हुए पात्र प्राप्त हुए हैं। बर्तन ऐसा मिला है जो पक्के रंगों से रंगे हुए हैं। तो फारस की मुद्रा, सील यानी मुहर और पक्के रंग में रंगे हुए पात्र प्राप्त हुए हैं लोथल से। और चलिए, लोथल में गढ़ी तथा नगर दोनों एक रक्षा प्राचीर से घिरे हैं। अब लोथल में अगर आप देखिएगा तो दो पार्ट में मान लीजिए लोथल है बसा हुआ, जैसे इधर आपको अरब सागर है और यहाँ पर अगर लोथल है तो ये लोथल जो आपका बंदरगाह है तो देखिएगा तो यहाँ पर एक दो पार्ट में है, एक ऊपर वाला भाग हो गया और एक नीचे वाला पार्ट हो गया यहाँ। तो ऊपर वाला पार्ट को हम गढ़ी कहेंगे और नीचे वाला जो पार्ट है उसको हम नगर कहेंगे। तो ये आप देखिएगा कि इसका जो गढ़ी है और इसका जो नगर वाला पार्ट है ये दोनों रक्षा प्राचीर से यानी चारों तरफ से बाउंड्री वॉल से आपको घिरा हुआ है। ये लोथल का गढ़ी और नगर दोनों रक्षा प्राचीर से घिरे हैं। उसके बाद देखिए, लोथल की सबसे प्रमुख विशेषता जहाज़ों की गोदी, डॉकयार्ड है। सबसे बड़ी विशेषता, जैसे मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी विशेषता हम लोग पढ़े थे कि वहाँ की चौड़ी सड़कें हैं, सीधी और चौड़ी सड़कें हैं जो एक दूसरे को संपूर्ण पर काटती थी। ये मोहनजोदड़ो की प्रमुख विशेषता में हम लोग पढ़े थे। और यहाँ लोथल की प्रमुख विशेषता क्या है? यहाँ जहाज़ों की गोदी, डॉकयार्ड है। जहाज़ों की गोदी मतलब समुद्री जहाज का एक स्टेशन है। डॉकयार्ड का मतलब एक स्टेशन है, बंदरगाह, उसी को बंदरगाह कहेंगे, डॉकयार्ड कहेंगे, गोदी कहेंगे, बंदर कहेंगे। ये इतने सारे नामों से उसे जाना जाता है। तो ये प्रमुख विशेषता है लोथल की। यहाँ से प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण अवशेष है धान। अब देखिए, यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल से धान का साक्ष्य प्राप्त हो रहा है और बाजरे का साक्ष्य प्राप्त हो रहा है। आज भी गुजरात में आप जाएंगे तो बाजरे की रोटी खाने को आपको मिलेगा। तो आपको लोथल से बाजरे का भी साक्ष्य प्राप्त हो रहा है। और क्या मिल रहा है? तो फारस यानी ईरान की मुहर मिल रही है, मतलब मेसोपोटामिया की मुहर मिल रही है। फारस यानी मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वह ईरान वाले क्षेत्र में ही तो फैली हुई थी और ईरान को ही फारस के नाम से हम लोग जानते हैं और पर्सिया भी कहते हैं उसे। तो इस तरह से देखिए तो फारस की मुहर भी आपको मिली यानी मेसोपोटामिया की मुहरें मिली। और क्या मिली है? तो घोड़े की लघु मृण मूर्ति, घोड़े की छोटी मिट्टी की मूर्ति, मृण मूर्ति मतलब मिट्टी की मूर्ति मिली है। और एक और महत्वपूर्ण चीज देखिए, यहाँ पर महत्वपूर्ण अवशेष ही है ये, धान, बाजरे का साक्ष्य, फारस की मुहर, घोड़े की लघु मृण मूर्ति और 3 जुगल समाधियां मिली है। 3 कपल सिमेट्री मतलब है, आपको कह सकते हैं कि कोई मानव अगर मर गया तो मरने के बाद आप इसको बोल सकते हैं कि इसको ये दफना दिया गया, यहाँ पर दफना दिया गया इसे और साथ में दफना दिया गया। तो इस तरह का 3 मिला। इस तरह का आपको, अब ये मानव हमें बनाने नहीं आया लेकिन आप इसको समझिए कि जुड़वा मानव को, जुगल का मतलब होता है कपल, कपल सिमेट्री, 3 कपल सिमेट्री मतलब 3 आपको समाधान मिला, 3 समाधि मिला जिसमें 2 लोगों को एक साथ दफनाया गया है। ये ये लोथल की एक महत्वपूर्ण अवशेष है। ये ध्यान दीजिए, धान या चावल और बाजरे का साक्ष्य, फारस की मुहर, घोड़े की लघु मृण मूर्ति और 3 जुगल समाधियां, 3 कपल सिमेट्री के एविडेंस हमें मिले हैं लोथल से।
उसके बाद हम चलते हैं गुजरात से आगे बढ़ते हैं। अब गुजरात से सटा हुआ जो स्टेट है आपको राजस्थान है। तो राजस्थान में ये कालीबंगा है। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। तो ये कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो ये राजस्थान के हनुमानगढ़, पूर्व में हनुमानगढ़ जिला गंगानगर का भाग था। पहले जो गंगानगर जिला था उसी का भाग था हनुमानगढ़, आज का हनुमानगढ़ जिला। तो ये राजस्थान का जो हनुमानगढ़ जिला है इसी में स्थित है आपको कालीबंगा। इस स्थल की खोज अमलानंद घोष ने की। A.N. घोष, अमलानंद घोष को A.N. घोष भी आपको पूछ सकता है। A.N. घोष या अमलानंद घोष, इन्होंने कालीबंगा की खोज की थी। कब? उसके बाद वर्ष 1961 में बीबी लाल एवं B.K. थापर ने उत्खनन आरंभ किया। खोज किए अमलानंद घोष। कालीबंगा का खोज सर्वप्रथम अमलानंद घोष या A.N. घोष साहब ने किया, जो राजस्थान के आपको हनुमानगढ़ जिला में स्थित है। कौन? कालीबंगा। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। और अमलानंद घोष ने इसकी खोज की और 1961 में ये दो उत्खनन करता है, इतिहासकार है। एक का नाम है बीबी लाल और एक का नाम है B.K. थापर। तो ये दोनों ने मिलकर के और एक्सकेवेशन करवाया कालीबंगा का 1961 में। बीबी लाल एवं B.K. थापर ने यहाँ पूर्वी और पश्चिमी टीला अलग अलग सुरक्षा प्राचीर से घिरे थे। अब ये जो कालीबंगा है आप देखिएगा तो ये दो भाग में बटा हुआ है। एक जो है पूर्वी टीला है कालीबंगा का और एक पश्चिमी टीला है, और दोनों टीला अलग अलग बाउंड्री वॉल से घिरा हुआ है, सुरक्षा प्राचीर से घिरा हुआ है। कालीबंगा का दोनों टीला, पश्चिमी टीला भी और पूर्वी टीला भी। यहाँ पर पश्चिम दिशा में स्थित दुर्ग वाले टीले पर सिंधु सभ्यता के नीचे प्राक सिंधु संस्कृति के पुरावशेष प्राप्त हुए हैं। अब देखिए यहाँ पर भी, जैसे हम लोग चनहुद्रो में देखे थे कि चनहुद्रो में हम लोगों ने देखा था कि वहाँ पर प्राक हड़प्पा संस्कृति के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए थे, जिसे झूकर और झांगर संस्कृति के नाम से जाना जाता था। और ये भारत में भी आपको आ गए यहाँ पर कालीबंगा। तो कालीबंगा में कहा जा रहा है कि जो पश्चिमी टीला है, पश्चिमी दिशा में स्थित जो दुर्ग है, वहाँ वाले टीले पर सिंधु सभ्यता के नीचे, यानी जहाँ पर सिंधु सभ्यता है, तो जब उत्खनन हुआ तो उसके और नीचे उत्खनन करने पर प्राक सिंधु संस्कृति, मतलब सिंधु संस्कृति से पहले के किसी संस्कृति के आपको अवशेष प्राप्त हुए कालीबंगा में। तो कह सकते हैं कि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन से पहले भी कालीबंगा में कोई संस्कृति विद्यमान रही होंगी। उसके बाद चलिए, मोहनजोदड़ो के भवन पक्की ईंटों के बने थे, जबकि कालीबंगा के भवन कच्ची ईंटों के बने थे। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल है। हम लोग पढ़े भी थे कि पिग्गट महोदय ने क्या किया था, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा था। तो ट्विंस कैपिटल का नाम दिया था हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को। तो मोहनजोदड़ो के जो भवन है, वहाँ के जो मकान है, वो पक्की ईंटों के बने हैं। लेकिन अगर आप राजस्थान के कालीबंगा में आ जाते हैं तो यहाँ के जो भवन है, मकान है, वह कच्ची ईंटों के बने हुए हैं। तो ये अंतर आपको निश्चित रूप से समझना पड़ेगा। उसके बाद देखिए आगे, तो कालीबंगा के भवन कच्ची ईंटों के बने थे। उसके बाद देखिए, पक्की ईंटों का प्रयोग केवल नालियों, कुओं एवं स्नानागार बनाने में ही किया गया है। कालीबंगा में भी ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ ही नहीं है, लेकिन कालीबंगा में भवन को बनाने के लिए कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है। लेकिन कालीबंगा में जो नालियाँ बनी हुई हैं, जो कुआं बना हुआ है और जो स्नानागार बना हुआ है, मतलब बाथ बना हुआ है, बाथरूम कह सकते हैं, तो नालियाँ, कुआं और स्नानागार, ये इसका
इसको बनाने में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है कालीबंगा में। यानी कालीबंगा के लोग भी पक्की ईंटों का प्रयोग करना जानते थे। और क्या मिला है कालीबंगा से, राजस्थान से? यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं जिसकी जुताई आरी तिरछी की गई है। अब जैसे मान लीजिए आरी तिरछी का मतलब है कि जैसे यहाँ पर ये एक लाइन जा रहा है खेत जुताई का, और एक इस तरह से दूसरा लाइन इधर से गया। आज भी खेतों की जो जुताई होती है तो दोनों तरफ से होती है। तो ये दो पार्ट में, एक इधर से गया जुताई करते हुए और फिर उसको, तो उसी को आरी तिरछी कहा जाता है। तो जुते हुए खेत के साक्ष्य प्लाउड फील्ड के एविडेंस भी हमें मिल रहे हैं। कहाँ से? आपको कालीबंगा से। और ये जो खेत है इसकी जुताई आरी तिरछी की गई है। अब चलिए आगे। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के समान यहाँ से दो टीले मिले हैं जो सुरक्षा दीवारों से घिरे हैं। ये हम लोग पहले ही देख लिए हैं कि जिस तरह से मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में आपको दो भागों में विभाजित था, दो टीलों में विभाजित था, उसी तरह से कालीबंगा भी दो टीलों में विभाजित है। और जो पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला है कालीबंगा का, तो दोनों अलग अलग सुरक्षा प्राचीर से घिरे हुए हैं। इसको हम लोग पहले यहाँ देखे हैं। अब देखिए इसमें कालीबंगा में देखिए कि पूर्व की ओर स्थित टीला बड़ा है जबकि पश्चिम की तरफ स्थित टीला छोटा था। कालीबंगा का जो पूर्व की ओर स्थित जो टीला है वह टीला बड़े आकार का है, मतलब बड़ी आबादी वहाँ पर निवास करती है। और कालीबंगा के पश्चिम की तरफ का जो टीला है वहाँ वह टीला छोटा है, मतलब वहाँ छोटी आबादी निवास करती है। पश्चिमी टीले को कालीबंगा प्रथम नाम दिया गया है। पश्चिमी टीला जो छोटा टीला है उसको कालीबंगा प्रथम नाम दिया है इतिहासकारों ने। यहाँ से भूकंप आने का साक्ष्य मिला है। कालीबंगा में भवनों वगैरह के नष्ट होने या क्रैक वगैरह को देख करके आप कह सकते हैं इतिहासकारों ने अनुमान लगाया है कि शायद यहाँ भूकंप आया होगा। और इसी कारण से सिंधु घाटी की सभ्यता के पतन, उसके अंत के संबंध में भी विवाद है। कुछ इतिहासकारों ने उसका कारण भूकंप बताया है, कुछ ने महामारी बताया है, कुछ ने जलवायु परिवर्तन बताया है, कुछ ने आपको आर्यों का आक्रमण बताया है। तो कई सारे कारण जो है सिंधु घाटी सभ्यता के पतन, उसके अंत का बताया गया है। तो ये भूकंप का चूँकि साक्ष्य कालीबंगा से हमें प्राप्त हुआ है, इसलिए इतिहासकारों ने भूकंप को भी सिंधु घाटी सभ्यता के पतन या अंत का कारण माना। आगे चलिए। तो पश्चिमी टीला को हम कालीबंगा प्रथम नाम दिया गया है। दुर्ग या गढ़ी वाले टीले के दक्षिणी अर्धभाग में 5 या 6 कच्ची ईंटों के चबूतरे बने थे। अब ये दुर्ग या गढ़ी वाला जो टीला है, दुर्ग या गढ़ी वाला जो टीला है, तो उसके दक्षिण साइड में अर्धभाग में, आधा भाग में, उसी टीला के आधा भाग में 5 या 6 कच्ची ईंटों का चबूतरा बना हुआ मिला है। ऐसे चबूतरा बना हुआ है जिसमें हो सकता है कि कोई अनुष्ठान करता होगा या मीटिंग वगैरह कुछ करता होगा उस समय। एक चबूतरे पर, हाँ देखिए आ गया यहाँ पर, एक चबूतरे पर अग्निकुंड का साक्ष्य मिला है। अग्निकुंड का साक्ष्य मिला है एक चबूतरा पर। उसके बाद कुआं का साक्ष्य मिला है तथा पक्की ईंटों का बना एक आयताकार गर्त था। एक आयताकार गर्त का मतलब हो गया कि हम कह सकते हैं कि जो ग्राउंड फ्लोर होता है, जो ज़मीन के नीचे वाला जो भाग होगा, उसी को हम गर्त कहेंगे। तो पक्की ईंटों का बना हुआ एक आयताकार, आयत के आकार का इस तरह का गर्तावास आप कह सकते हैं, ये नीचे मिला है, ये चबूतरा के नीचे, जिसमें पशुओं की हड्डियां थी। इसे आपको पक्की ईंटों का बना जो एक आयताकार गर्त जो मिला है कालीबंगा में, तो कालीबंगा के दुर्ग या गढ़ी वाले टीले के दक्षिणी भाग में, ये कन्फर्म रहना है, दुर्ग या गढ़ी वाले टीले के दक्षिणी भाग में जो आपको चबूतरा मिला है, तो उसी चबूतरा के नीचे मिल रहा है ये सब कुछ। अब ये तो चबूतरे के ऊपर मिल रहा है अग्निकुंड और कुआं,
और ये पक्की ईंटों का बना एक आयताकार गर्त जो मिल रहा है वो चबूतरे के नीचे मिल रहा है और उसी में पशुओं की हड्डियां मिली। दूसरे एक चबूतरा की बात हो गई। दूसरे चबूतरे पर 7 अग्नि कुंड या वेदिकाएं एक पंक्ति में बनी थी। अब देखिए एक दूसरा जो चबूतरा मिला है उसमें यहाँ कितना लिखा, 5 या 6। 5 या 6 मतलब एक नष्ट हो गया होगा, तो 5 या 6 कन्फ्यूजन वहाँ इतिहासकारों को क्रिएट हुआ होगा कि भाई ये 6 चबूतरा है या 5 चबूतरा है, तो 5 या 6 इतिहासकारों ने लिख दिया यहाँ पर। तो यहाँ पर जो दूसरा चबूतरा है वहाँ पर 7 अग्नि कुंड मिला है और वेदिकाएं भी मिली है। अब वेदिकाओं की बात अगर आप कीजिएगा तो मान लीजिए कि जैसे ये यहाँ पर ये कुंड है, ये कुंड है और ये कुंड है, यहाँ पर हवन वगैरह होता होगा और ये चारों तरफ से अगर आप देखिएगा यहाँ पर तो फूल पत्ती वगैरह से कुंड यज्ञ वगैरह होता है। तो हम लोग देखते हैं कि चारों तरफ से क्या करता है लोग, फूल पत्ती से गोबर वगैरह से नीप करके और फूल पत्ती से इसको सजा देता है, ये अक्षत वगैरह चावल वगैरह कलर करके, तो उसको हम वेदिका कहते हैं। और नीचे वाला भाग जिसमें हवन होता है उसको कुंड कहते हैं। तो ये अग्नि कुंड यानी फायर पिट्स एंड फायर अल्टर्स इसी को कहा जाता है। तो फायर पिट्स और फायर अल्टर्स एक पंक्ति में बनी थी और 7 के संख्या में बनी हुई थी। ये कालीबंगा से प्राप्त हुई है। तो इससे क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि यज्ञ वगैरह का अनुष्ठान सिंधु घाटी सभ्यता के लोग करते रहे होंगे। और क्या मिली है, यहाँ से सेल खरी तथा मिट्टी की मुहरें एवं मृदभांड के टुकड़े मिले हैं। यहाँ पर सेल खरी की मुहरें मिली है। सेल खरी एक मुलायम पत्थर था जो सिंधु घाटी सभ्यता में मुहर बनाने के काम में इसका प्रयोग किया जाता था। तो सेल खरी की मुहरें, उसके बाद मिट्टी की मुहरें भी मिली है कालीबंगा से। और क्या मिले हैं, मृदभांड के टुकड़े यानी मिट्टी के बर्तन के टुकड़े मिले हैं। तो इस तरह से हम लोग गुजरात से बढ़े थे कहाँ, राजस्थान। तो कालीबंगा में इतने सारे हमारे अवशेष प्राप्त हुए, उसके बाद हम फिर गुजरात चलते हैं। यानी हम लोग पाकिस्तान से भारत में इन किए थे, तो फिर हम लोग गुजरात चलते हैं। देखिए यहाँ पर धौलावीरा गुजरात के कच्छ के रण में अवस्थित है। गुजरात में एक स्थान है कच्छ, भुज कच्छ जिसको कहा जाता है, जहाँ बहुत बड़ा भूकंप आया था कभी। तो उसी कच्छ के रण में आपको गुजरात में जो कच्छ है, कछारी वाला जो भाग है, कच्छ वाला जो भाग है, तो वहीं पर आपको धौलावीरा स्थित है। सर्वप्रथम वर्ष 1967 से 68 में इसकी खोज जेपी जोशी ने की। अब ये जो अब धौलावीरा है इसकी खोज कौन किया था, 1967 से 68 ईस्वी में जेपी जोशी ने की थी। जेपी जोशी को जगपति जोशी के नाम से जाना जाता है, उनका पूरा नाम है। तो जगपति जोशी साहब या जेपी जोशी साहब ने 1967 से 68 ईस्वी में धौलावीरा की खोज की। तो खोज तो हो गया, लेकिन देखिए वर्ष 1990 से 91 के दौरान आर.एस. बिष्ट द्वारा व्यापक पैमाने पर उत्खनन कार्य प्रारंभ किया गया। लेकिन बड़े पैमाने पर जो एक्सकेवेशन है, जो उत्खनन है धौलावीरा का, वह आर.एस. बिष्ट के द्वारा किया जाता है 1990 से 91 ईस्वी में। यह नगर आयताकार बना था। ये आयताकार नगर था, रेक्टेंगुलर इसका आकार था धौलावीरा का। इस नगर को 3 भागों, किला, मध्य नगर एवं निचला नगर में विभाजित किया गया था। अब ये देखिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको कॉन्सेप्ट है। सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकांश जो नगर है वह 2 भागों में विभाजित थे, जिसको हम आपको 2 टीला, पूर्वी टीला, पश्चिमी टीला, दुर्ग या गढ़ी ये सब कहते थे। लेकिन ये जो आपको धौलावीरा है, जो गुजरात के कच्छ के रण में अवस्थित है, यह एक आयताकार नगर है। और आर.एस. बिष्ट के द्वारा 1990 से 91 में जब बड़े पैमाने पर इसकी खुदाई की गई तो पता चला कि यह इकलौता सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है जो 3 भागों में विभाजित है।
बाकी कोई भी सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल 3 भागों में विभाजित नहीं है, लेकिन आपको धौलावीरा 3 भागों में विभाजित है, जिसमें एक को किला, एक को मध्य नगर और एक को निचला नगर कहा जाता है। इस कॉन्सेप्ट वगैरह को समझते चलेंगे। यहाँ से एक विशाल जलाशय मिला है, बहुत बड़ा आपको जलाशय, या इसको हम तालाब कह सकते हैं, पॉन्ड। ये मिला है आपको कहाँ से? धौलावीरा से। धौलावीरा से एक विशाल जलाशय का साक्ष्य मिल रहा है हमें। यहाँ के निवासी एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था से परिचित थे, यानी बहुत ही अच्छा ड्रेनेज सिस्टम था, वाटर मैनेजमेंट जो था काफ़ी डेवलप था। किसका? धौलावीरा का। उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। देखिए एक शिलालेख मिल रहा है यहाँ पर, रॉक एडिक्ट्स। रॉक एडिक्ट्स का एविडेंस मिल रहा है हमें। कहाँ पर? धौलावीरा में। और ये 10 चिन्ह हैं। वो जो शिलालेख मिला है इसमें ये हड़प्पा सभ्यता का लिपि है। हम लोग जानते हैं कि मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी वहाँ की लिपि क्यूनिफॉर्म थी, किलाकार लिपि। लेकिन जो हड़प्पा सभ्यता की लिपि थी, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी, तो उसमें आपको पिक्टोग्राफिक, भाव चित्रात्मक लिपि थी। और इसमें 10 चिन्हों वाला एक आपको एक शिलालेख मिला है, रॉक एडिक्ट्स मिल रहा है। कहाँ से? धौलावीरा से। तो इतना सारा चीज़, उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था, 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख हड़प्पा लिपि में, और भी कई चीज़ें हमने यहाँ पर देखा कि 3 भागों, त्रिस्तरीय जो है से इसका विभाजन था। किसका? आपको त्रिस्तरीय विभाजन ये धौलावीरा का था। और तो ये सब चीज़ हमने इसमें देखा, जिसमें एक को किला, दूसरे को मध्य नगर, तीसरे को निचला नगर, 3 भाग में विभाजित आपको धौलावीरा था। और उसके बाद चलिए फिर गुजरात में, सुरकोटरा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। यानी हम कह सकते हैं कि कच्छ के रण में आपको धौलावीरा स्थित है और कच्छ जिला में ही सुरकोटरा भी स्थित है। यह नगर 2 दुर्गीकृत भागों, गढ़ी तथा आवास क्षेत्र में विभाजित था। गढ़ी, यहाँ महत्वपूर्ण लोग रहते होंगे, ऊंचाई पर स्थित था गढ़ी का मतलब। और एक आवास क्षेत्र था, जनरल लोगों का जो आवास वगैरह बना था आम आदमी का, तो उसको आवास क्षेत्र कहा जाता है। तो 2 भागों में ये आपको विभाजित था सुरकोटरा। यहाँ से क्या मिला? यहाँ के कब्रिस्तान से कलश समाधान के साक्ष्य मिले हैं। अब इस सुरकोटरा में जो कब्रिस्तान मिला है, वहाँ पर जो समाधान पद्धति अपनाई जाती थी, तो वहाँ मृतकों को कलश में रख करके तब दफनाया जाता था। तो उसी को कलश समाधान का साक्ष्य हमें क्या, कहाँ से मिल रहा? हमें मिल रहा सुरकोटरा के कब्रिस्तान से। कलश समाधान के साक्ष्य। उसके बाद चलिए यहाँ से घोड़े की कुछ हड्डियों के साक्ष्य मिले। घोड़े के हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। आप घोड़े के दांत आप देखे थे कहाँ? मोहनजोदड़ो से मिला था हमें, लेकिन घोड़े के हड्डियों का एविडेंस हमें सुरकोटरा से मिल रहा। अब गुजरात से आगे बढ़ते हैं, महाराष्ट्र की तरफ, दैमाबाद। ये महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में प्रवरा नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। महाराष्ट्र में आपको अहमदनगर एक जिला, महाराष्ट्र में अहमदनगर एक जिला है। इसी अहमदनगर में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। ये ध्यान दीजिएगा, 3 मार्च 1707 ईस्वी को महाराष्ट्र का जो अहमदनगर है वहीं पर औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। ये मध्यकालीन भारत के इतिहास में हम लोग पढ़ेंगे उसको। तो उसी अहमदनगर जिला में आपको दैमाबाद है, और उसी दैमाबाद से होकर एक नदी बहती है जिसको हम प्रवरा नदी के नाम से जानते हैं।
और उसी के बाएं किनारे पर ये स्थित है। परवरा नदी के बाएं किनारे पर आपको महाराष्ट्र के अहमदनगर जिला के दैमाबाद जो है वो परवरा नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। यह सैंधव सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है। इससे दक्षिण सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार नहीं हुआ था। सबसे साउदर्न कह सकते हैं कि द मोस्ट साउदर्न कोस्ट आप पार्ट कर सकते हैं इसको दैमाबाद को, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी भाग है ये दैमाबाद। यहाँ से क्या मिला है? यहाँ से रथ चलाते हुए मनुष्य के साक्ष्य मिले हैं। और क्या मिले हैं? सांड का साक्ष्य मिला है दैमाबाद से। रथ चलाते हुए मनुष्य का साक्ष्य दैमाबाद से मिला है। सांड का साक्ष्य मिला है और गैंडे की आकृतियां प्राप्त हुई है। गैंडा से भी परिचित है। गैंडा जो एक जानवर है उसकी भी आकृति दैमाबाद से प्राप्त हुई है। उसके बाद यहाँ से कुछ मृद भांड प्राप्त हुए हैं, मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं, मिट्टी के घड़े प्राप्त हुए हैं दैमाबाद से। सैंधव लिपि की एक मुहर मिली है। सैंधव यानी भावचित्रात्मक लिपि जो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी, पिक्टोग्राफिक जो लिपि थी उसका एक सील मिला, एक मुहर मिला है दैमाबाद से। और तस्तरी मिला है। तस्तरी यानी प्लेट जिसको कहा जाता है। प्याले मिले हैं। प्याले यानी प्याले, इसको भी तो आप प्लेट ही कहिएगा ना, आदि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं दैमाबाद से। उसके बाद हम लोग अब महाराष्ट्र से और चलते हैं पूरब की तरफ। ये हरियाणा, राखी गढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में घग्घर नदी के किनारे स्थित है। इसी घग्घर नदी को सरस्वती नदी के नाम से भी जाना जाता है और सरस्वती नदी भी कहा जाता है आपको घग्घर नदी को। तो आप देखेंगे कि सिंधु घाटी की सभ्यता को सरस्वती नदी घाटी की सभ्यता भी कभी कभी नाम दिया जाता है, क्योंकि सरस्वती नदी के किनारे इनका बहुत ज़्यादा विस्तार देखने को मिलता है। तो ये हरियाणा का जो राखी गढ़ी है, हरियाणा का जो हिसार जिला है, इसी हिसार जिला में एक नदी प्रवाहित होती थी, अब लगभग मृत प्राय हो गई है, जिसको घग्घर नदी या सरस्वती नदी के नाम से जाना जाता है। वहीं पर राखी गढ़ी स्थित है। इस स्थल की खोज वर्ष 1969 में सूरज भान ने की थी। सूरज भान ने 1969 में इस राखी गढ़ी की खोज की थी। यह नवीनतम शोधों के अनुसार सबसे बड़ा सैंधव स्थल है। अगर न्यू रिसर्च की बात किया जाए, नवीनतम शोध की बात किया जाए, करेंट रिसर्च की बात किया जाए, तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो है वो हरियाणा का राखी गढ़ी है, जो हिसार जिले में घग्घर नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद चलते हैं दूसरे स्टेट के तरफ। और किस स्टेट में इसका विस्तार है? अब देखिए रोपर। ये रोपर जो है पंजाब में स्थित है। ये भारत वाला पंजाब, पाकिस्तान का जो पंजाब है वहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि वहाँ पर पाकिस्तान का जो पंजाब है उसमें रावी नदी के किनारे हम लोग देखे थे, मांटगोमरी जिले में हड़प्पा स्थित था। लेकिन ये जो रोपर है ये भारत में जो पंजाब स्थित है वहाँ का एक स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का। तो रोपर पंजाब में स्थित है और ये सतलज नदी के बाएं तट पर है। सतलज नदी को आगे हम लोग देखेंगे कि वेदों में आपको ऋग्वेद में सतुद्री भी कहा जाता है। सतलज का नाम हम लोग आगे वैदिक काल का इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें इसका नाम हमें सतुद्री मिलेगा, जैसे एक सरस्वती का घग्घर आपको मिलेगा। तो रोपर पंजाब सतलज नदी के बाएं तट पर स्थित है रोपर। इसका आधुनिक नाम, आज का नाम रूपनगर है रोपर का। वर्ष 1950 में इसकी खोज बीबी लाल ने तथा वर्ष 1953 से 55 के दौरान यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खुदाई करवाई।
देखिए 1950 में प्रोफेसर बीबी लाल साहब इसकी खोज करते हैं रोपर का, जो सतलज नदी के बाएं तट पर स्थित है पंजाब में। और ये 1950 में बीबी लाल साहब इसकी खोज करते हैं, लेकिन 1953 से 55 के दौरान, यानी ये 2-3 वर्ष तक, जो प्रोफेसर यज्ञदत्त शर्मा है, इन्होंने इसकी खुदाई करवाई थी रोपर की। यहाँ से क्या मिला है? तो यहाँ से मृद भांड मिला है, मिट्टी के बर्तन मिले हैं, मिट्टी के घड़े मिले हैं, और क्या मिले हैं रोपर से? सेल खरी की मुहर मिली है। सेल खरी की मुहरें सिंधु घाटी सभ्यता में बहुतायत में मिली है। उसके बाद चार्ट के बटखरे मिले हैं। चार्ट एक बहुमूल्य पत्थर होता था, तो उसका बटखरा मिला। बटखरा यानी जिससे माप तौल वगैरह किया जाता है। तो मृदभांड, सेल खरी की मुहर, चार्ट के बटखरे और एक छुरा मिला। एक छुरा भी रोपर से मिला। उसके बाद तांबे के वानाग्र जैसे बाण जो होता है तीर धनुष चलाने वाला, तो उसका आगे वाला जो नुकीला भाग होता है उसी को हम बानाग्र कहते हैं। तो तांबे का बानाग्र हमें रोपर से प्राप्त हो रहा है, और कुल्हाड़ी एक्स भी हमें प्राप्त हो रहा है रोपर से। तो इस तरह से देखिए यहाँ से क्या क्या मिला है? मृदभांड, सेल खरी की मुहर, चार्ट के बटखरे, एक छुरा, तांबे के बानाग्र और कुल्हाड़ी। और क्या यहाँ रोपर से मिला है? देखिए यहाँ से मनुष्य के साथ पालतू कुत्ता के दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। रोपर से ऐसा समाधान मिला है जिसमें मनुष्य के साथ उसके पालतू कुत्तों को भी दफना दिया गया है। उसके बाद चलिए आगे फिर चलते हैं गुजरात स्टेट में। रंगपुर, ये गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। ये सौराष्ट्र जो है बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है। इसे हम लोग समझते हैं कि वैदिक काल के बाद, आपको उत्तर वैदिक काल के बाद जब हम लोग मौर्य वंश का इतिहास पढ़ेंगे तो विस्तार से जो गुजरात में स्थित जो सौराष्ट्र क्षेत्र है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि इसी सौराष्ट्र में आपको सुदर्शन झील वगैरह का हमें साक्ष्य हमें मिलेगा। तो सुदर्शन झील को किसने बनवाया और उसका क्या इतिहास है, और उसमें हम लोग सौराष्ट्र के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। लेकिन इसमें देखिए चूँकि इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड ये बात है, तो ये रंगपुर जो है गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। ये रंगपुर के बारे में हमें पढ़ना है। यहाँ से क्या मिला है? तो प्राक हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। 3 संस्कृतियों के 3 सभ्यताओं के साक्ष्य मिल रहे हैं। प्राक हड़प्पा का मतलब है कि हड़प्पा सभ्यता से पहले भी यहाँ पर कोई सभ्यता थी रंगपुर में, तो उस सभ्यता को हम प्राक हड़प्पा कहते हैं। अब ये कैसे मिलता है? जैसे मान लीजिए कि अगर कोई उत्खनन करता, कोई इतिहासकार किसी स्थल की खुदाई करता है तो 2 तरह से करता है। एक खुदाई जो होता है उसको हम क्षैतिज कहते हैं, और एक जो खुदाई होता है वह लंबवत खुदाई होता है। तो लंबवत का मतलब हो गया कि जैसे मान लीजिए कि सीधा यहाँ नीचे के तरफ जितना नीचे हम जा सकते हैं, तो यहाँ पर आपको मान लीजिए कुछ वस्तु मिला और ये सिंधु घाटी सभ्यता का है, और नीचे खुदाई किया तो पता चला कि यहाँ पर कुछ दूसरे प्रकार की वस्तु मिल रही। इसका मतलब है कि इसके पहले, ऊपर वाले के पहले भी कोई सभ्यता रही होगी। तो इस तरह के सभ्यता का पता लंबवत खुदाई में हमें चलता है। और क्षैतिज में क्या होता है कि ऊपर से ही हम बड़े क्षेत्र में आपको किसी सभ्यता का खुदाई कर दे, तो इसमें जो है से आपको सभ्यता और संस्कृति का साक्ष्य मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन लंबवत में मिल जाता है। तो इस तरह से यहाँ से प्राक हड़प्पा से पहले की संस्कृति, उसके बाद हड़प्पा संस्कृति और उत्तर हड़प्पा कालीन संस्कृति, हड़प्पा से बाद के संस्कृति का भी साक्ष्य मिल रहा है। और यहाँ से प्राप्त जो वनस्पति अवशेष के आधार पर कहा जा सकता है कि वे लोग चावल, बाजरा एवं ज्वार की खेती करते थे। चावल, बाजरा एवं ज्वार की खेती करते थे रंगपुर गुजरात के लोग। आज भी गुजरात में बाजरा और ज्वार की आपको रोटी जो है लोग खूब खाते हैं। तो इस तरह से हमने आपको देखा इस सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति से संबंधित
ये दूसरा लेक्चर में हमने इसको पूरा किया और उसके बाद अगला जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम इसके कंटेंट्स को समाप्त करेंगे और 2 से 3 लेक्चर में इसका जो क्वेश्चन है 29 वर्षों में जो पूछा गया है 226 क्वेश्चन पेपर जो विभिन्न प्रकार के पीसीएस एग्जाम में, आपको यूपीएससी एग्जाम में, और ये आप ध्यान रखिए ये क्लास 11 से लेकर के और पीजी तक के जो स्टूडेंट हैं उन सब के लिए आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये कंटेंट है, इसको पढ़ते हैं। उसके बाद जीएस पॉइंटर पढ़ते हैं और उसके बाद हम एनसीईआरटी अगर पढ़ लेते हैं 12th का 6 से 12 तक का जो हम लोग पढ़ेंगे एक साथ कंबाइन 6 से 12, तो कुछ भी नहीं बचता है किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो चलिए इसी के साथ हम आज का जो दूसरा लेक्चर है 2nd चैप्टर का यहीं पर समाप्त करते हैं और आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि जो 12th के स्टूडेंट हैं उनका भी रिजल्ट आने ही वाला है। रिजल्ट 1-2 दिन में आपको इस वीक में आ जाएगा। तो आप लोगों को भी चूँकि ग्रेजुएशन में पढ़ना तो अपनी पढ़ाई जो है अभी से ही स्टार्ट कर दे और आप लोग चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, अपने सब्सक्राइबर्स को बढ़ाइए ताकि हम भी आपके लिए बहुत मेहनत करें।